नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बच्चे ने फ़ोन किया था यूएस से। उसको अपने करियर के बारे में कुछ काउंसलिंग चाहिए थी। वहाँ की किसी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है और कोई अच्छी पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी बहुत क्लियर नहीं था कि वो क्या करना चाहता है, वो किस चीज़ में अपने आप को बहुत ग्रो करना चाहता है। अपनी पढ़ाई से उसको बहुत प्रॉमिसिंग करियर नहीं लग रहा था, मतलब उसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में। और उसी टाइम मैं इस वीडियो को बना रहा था। आज की वीडियो है करियर के बारे में और आज के हमारे हीरो हैं तदाओ आंडो। इस तरह की कहानियां अगर कोई लिखेगा नहीं तो हम और आप विश्वास नहीं कर सकते। तदाओ आंडो जापान के बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। 1995 में जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। उसमें 6000 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और 2 लाख बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, तहस नहस हो गए थे। लेकिन उसमें तदाओ आंडो की एक भी बिल्डिंग नहीं थी। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, वर्ल्ड फेमस हैं। लेकिन ख़ास बात ये नहीं है। ख़ास बात ये है कि तदाओ आंडो कभी भी किसी आर्किटेक्चर के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं गए। उनकी सारी पढ़ाई खुद से हुई। बचपन में अपनी दादी के साथ रहते थे, बहुत गरीब थे, पैसे भी नहीं थे कि वो जाकर के किताबें खरीद सकते, तो लोगों से किताबें उधार मांग के पढ़ते थे। ये रैग्स टू रिचेस की कहानी नहीं है कि एक गरीब आदमी अमीर बन गया। ये एक प्रोफेशनल बनने की बात है। हम लोग 2 टाइप के लोगों को जानते हैं। एक वो जो अपने आप से मेहनत करके अमीर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, अंबानीज और इस टाइप के लोग। लेकिन फिर भी ये चीज़ एज अ प्रोफेशनल हमको पचती नहीं है कि कोई आदमी खुद से पढ़ के आर्किटेक्ट, डॉक्टर या इस तरह की चीज़ें कैसे कर सकता है। तो आज की वीडियो में होपफुली आपको वही चीज़ शॉक कर जाए जिसने मुझे शॉक किया, कि जो आदमी खुद से अपने करियर को नहीं डिस्कवर करता है वो आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता। आज की वीडियो का नाम है द इम्परफेक्शनिस्ट। मतलब किसी काम को करते समय कोई आदमी बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, इम्परफेक्शन है उसके काम में, लेकिन फिर भी उस इम्परफेक्शन में भी आपको एक स्वीट स्पॉट चाहिए होता है। तो वो स्वीट स्पॉट कैसे आता है, आपको इस पूरी सीरीज़ में dkbrains.com में आप जाएंगे, एक नया कोर्सेज का सेट बनाया है सॉलिड मनी रूल्स करके। उसमें आपको हिडन टैलेंट सीरीज़ मिलेगी। तो ये नंबर है और ये वेबसाइट है, यहाँ जाकर के चेकआउट कर सकते हैं इस पूरी सीरीज़ को। और अब शुरू करते हैं हमारी यात्रा विथ तदाओ आंडो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। हम में से ज़्यादातर लोग जो पढ़ाई करते हैं वो चाहते तो हैं कि उससे करियर बने, लेकिन करियर के बारे में डायरेक्टली सोचकर नहीं पढ़ाई करते। हम लोग क्या सोचकर पढ़ाई करते हैं? जो काम करना है वही देखते हैं। नहीं, वो तो कॉलेज पढ़ाता है। मतलब कॉलेज ने आपको प्रोफेशनल डिग्री दे दी, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो कुछ भी हैं। उसके बाद अगर नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो आपकी बला से। तो हम खाली टाइम पर अगर कोई फिल्म देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो क्या सोच के पढ़ते हैं? वो चीज़ करने में, हाँ, हमारे इमोशंस को देख कर करते हैं। जो चीज़ करने का मन करता है वो करते हैं। लेकिन प्रोफेशन, नौकरी, पैसा कमाना, ये निहायत आर्टिफिशियल चीज़ है। वो हमारे IES इंटेलिजेंस, इमोशन और बॉडी के हिसाब से नहीं है। इसलिए जिस काम में आपको पैसे मिलते हैं, ग्रोथ होती है, उसके लिए रोज़ फोर्स करना पड़ता है अपने आप को जाने के लिए। और आदमी इंतज़ार करता है कि कुछ टाइम के बाद रिटायर हो जाएं। आप लोग को आइडिया है कि मेरा पैशन क्या है? वीडियोज़ बनाना नहीं, किताबें पढ़ना आपका पैशन है। किताबें क्यों पढ़ता हूँ मैं? कि खुद को यार, ताकि मैं खोज सकूं कि मुझे क्या पसंद है। मेरे हिसाब से मैंने अपने आप को बता रखा है कि मैं दुनिया के बारे में नहीं जानता। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, इसके बारे में नहीं जानता। स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता। धीरू भाई मानी के बारे में नहीं जानता। हालांकि मैं न्यूज़पेपर में या न्यूज़ वगैरह में देखता हूँ, खबरें आती हैं। अभी भी अंबानी की बेटी की शादी हुई तो बहुत सी वीडियोस देखी हमने, लेकिन उसको देखने के बाद में और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं अपने आप को ये चीज़ बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये लोग कैसे इतने सक्सेसफुल हुए हैं। और जितना ज़्यादा मैं खुद को बोलता हूँ मुझे नहीं पता, उतना ही ज़्यादा मुझे और ध्यान से खोजने का मन करता है कि बाकी लोगों ने जो किया वो कैसे किया। तो कल हमने जो पढ़ा था उसमें 4 टाइप के लोग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन, बताइए। एक तो प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। हाँ, और वेरी गुड। एक प्रोएक्टिव होता है
जो खोज के निकालता है। एक तरह से मैं प्रोएक्टिव हूँ चीज़ों को लेकर के, समझने को लेकर के। मैं ऐसी चीज़ों के बारे में खोजता हूँ जो मेरी फील्ड का है ही नहीं। अच्छा, रिएक्टिव समझ गए कि जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे। और ईगो सेंट्रिक और ग्रोथ सेंट्रिक के बीच में डिफरेंस कैसे पता चलता है? बिल्कुल सही। ईगो सेंट्रिक मतलब अहंकार वाले जो लोग हैं, जब उनको उनकी कमी बताई जाती है तो तुरंत नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और इसीलिए वो जानकारी उनके लिए ग्रोथ नहीं बन पाती। मान लीजिए कोई बैंक है बड़ा सा, उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रॉब्लम है, उसमें से चोरी हो सकती है। और बहुत बार ऐसा होता भी है कि लोग टेस्टिंग करते हैं, पेन टेस्टिंग करते हैं कि क्या मेरे सॉफ्टवेयर को कोई चोरी से तोड़ करके अंदर पैसा निकाल सकता है कि नहीं, क्योंकि आजकल तो सारा पैसा ऑनलाइन है, कैश तो आजकल बहुत ही कम है। आज की डेट में कोई आदमी आपको फ़ोन करके बोले कि सर ये QR कोड है, इस नंबर पे पैसा आप डाल दीजिए, और आपने ट्रांसफ़र कर दिया, कोई कैश यहाँ से वहाँ नहीं गया, लेकिन फिर भी पैसा चला जाता है। तो अगर सॉफ्टवेयर में कोई कमी है तो उसके कोई बता दे बैंक को, तो बैंक बड़ी खुश होते हैं कि भाई तुमने बताया, मैं उसको ठीक कर दूंगा। ठीक ऐसे ही हमारा भी रवैया होना चाहिए कि हमारे अंदर में जो कमियां हैं वो हमको बताओ। लेकिन वो तभी होता है जब आप ग्रोथ सेंट्रिक होते हैं, जब आप अपने आप को बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं। हमें से ज़्यादातर लोग अपने इमोशंस के लिए, मज़े के लिए पढ़ते हैं, जीते हैं, खाते हैं, चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, अपने दिन को जीते हैं। लेकिन मेरी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा जाता है अपने आप को और दुनिया को समझने के लिए, जिसके लिए मैं बार बार अपने आप से क्या बताता हूँ, मुझे नहीं पता। ऐसे ही एक आदमी है, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे आज। तदायो आंडो जापान का था, और आज का चैप्टर है द इम्परफेक्शनिस्ट्स। द इम्परफेक्शनिस्ट्स मतलब वो लोग जो एकदम परफेक्ट काम नहीं करते। ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे हम अपना टैलेंट खोजें। इसमें हम लोग ये सीखेंगे फाइंडिंग द स्वीट स्पॉट बिटवीन फ्लॉड एंड फ्लॉलेस। दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके अंदर में कोई कमी नहीं होती, फ्लॉलेस, उनको अपना काम परफेक्टली आता है। जैसे डॉक्टर संदीप आए थे, जो कुछ भी सवाल पूछो मेडिकल में उनको सारे जवाब पता हैं, बहुत बहुत पढ़ाई कर रखी है, तो एक तरह से वो फ्लॉलेस हैं। और वहीं पर बहुत से ऐसे हैं जो पढ़ते वढ़ते हैं, एग्ज़ाम में फेल होते हैं, तो वो फ्लॉड हैं। तो इन दोनों के बीच में एक स्वीट स्पॉट है, एक सही जगह है जहाँ पर अपने को पता चलेगा कि हमारा टैलेंट कहाँ है। तो देखते हैं आगे। देयर इज़ अ क्रैक इन एवरीथिंग, दैट्स हाउ द लाइट गेट्स इन। भाई वाह। लियोनार्ड कोहेन कहते हैं एक क्रैक है, क्रैक मतलब हिंदी में एक दरार है, एक गड्ढा है, हर चीज़ में एक गड्ढा है। दैट्स हाउ द लाइट गेट्स इन, तभी तो उस दरार में से रोशनी अंदर आती है। वो कह रहे हैं कि दरार ख़राब चीज़ नहीं है, अगर आपके अंदर में कमियां हैं तो ख़राब नहीं है, आप सीख सकते हैं। व्हेन ही गॉट वर्ड ऑफ अर्थक्वेक रॉकिंग हिज होम इन जापान, तदाओ आंदो वॉज हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड। जब तदाओ आंदो को पता चला कि जापान में भूकंप आ गया है, तब वो दुनिया के दूसरे कोने में था और उसके घर में भूकंप आ गया था। With heavy heart, he dashed to the airport and boarded his first flight back from Europe. बहुत दुखी था बेचारा कि हमारे यहाँ भूकंप आ गया। फटाफट भाग करके जो सबसे पहली फ़्लाइट थी उसने पकड़ा यूरोप से अपने घर आने के लिए। As he took boat to the city of Kobe, he felt every second pass by. और फिर हवाई जहाज़ से, एयरपोर्ट से वो अपने घर पे आ रहा था बोट से, और एक एक सेकंड उसको महसूस हो रहा था, मतलब टाइम लग रहा था कब पहुंचूं, कैसे पहुंचूं। ऐसा मुझे हुआ था जब मैं सरिता की डेथ के बारे में सुन चुका था और मुझे दिल्ली से अपने भाई को वहाँ तक पहुँचना था, जब आप बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। इट वॉजंट कंसर्न फॉर हिज ओन हाउस दैट वॉज वेइंग ऑन हिज माइंड। नहीं, वो अपने घर के बारे में चिंता नहीं कर रहा था, उसकी मेन चिंता थी ही वॉज एंक्शियस टू चेक ऑन वेदर द कम्युनिटी वॉज सेफ। क्योंकि उसने बहुत से घर बनाए थे, तो वो इस चीज़ की लिए परेशान था कि जो मैंने घर बनाए दूसरों के लिए, क्या वो ठीक ठाक हैं, कम्युनिटी सेफ है। दे हैड एंट्रस्टेड हिम टू डिज़ाइन अ नंबर ऑफ देयर बिल्डिंग्स। उन लोगों ने इसके ऊपर भरोसा किया था कि उनके लिए ढेर सारी बिल्डिंग्स डिज़ाइन करे। फ्रॉम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ऑन अ स्टीप हिल टू बुद्धिस्ट टेम्पल, एक बहुत टेढ़े, स्टीप, बहुत ढलान वाले पहाड़ पे उसने घर, ढेर सारे घर बनाए थे, डिज़ाइन किए थे, और एक स्टीप हिल पे, और एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी बनाया था, एक
भगवान बुद्ध का एक मंदिर भी बनाया था। एंड्रू हैड गुड रीज़न टू बी नर्वस, और उससे नर्वस होना भी चाहिए। ही डिडंट हैव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग एज एन आर्किटेक्ट, उसने कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं की थी आर्किटेक्ट बनने के लिए। बहुत गरीबी में पैदा हुआ था 1940 में। उसकी माँ ने, दादी माँ ने उसको पाला था नगाया में, एक छोटे से घर में, लकड़ी के घर में। और चूंकि उसके घर में खिड़कियाँ हमेशा टूटी रहती थीं और वहाँ पर बर्फ़ गिरता है तो वो ठंडी के मारे परेशान हो जाता था, इसलिए वो भागकर सामने नज़दीक में एक कारपेंटर की दुकान होती थी, वहाँ चला जाया करता था। ही स्पेंट काउंटलेस आफ्टरनून्स एंड इवनिंग्स बिल्डिंग वुडन बोट्स, ब्लोइंग ग्लास एंड वर्किंग विथ मेटल। पता नहीं कितने घंटे, कितने दोपहर उसने बिताई हैं लकड़ियों की काट काट के नाव बनाकर। उसने जो शीशे, जो ट्यूबलाइट बनती है, बल्ब बनते हैं, जो भी शीशे का सामान बनता है उसको ब्लो करते हैं, फुलाते हैं गुब्बारे की तरफ, तो उसने वो भी किया है, ब्लोइंग ग्लास किया है। और उसने ढेर सारा मेटल के साथ काम किया है, लोहा, इस टाइप की मेटल के साथ काम किया है, पता नहीं कितने घंटे। ही ड्रीम्ड ऑफ क्रिएटिंग हिज ओन बिल्डिंग्स, और उसी बीच में उसको ये सपना देखना शुरू कर दिया कि मैं अपनी खुद की एक बिल्डिंग डिज़ाइन करूँगा कभी। विदाउट द मीन्स टू गो टू कॉलेज, एंडो डिसाइडेड टू लर्न आर्किटेक्चर ऑन हिज ओन। उसके पास कोई रुपया पैसा नहीं था, कोई बैकअप नहीं था कि वो कॉलेज जा सके, तो उसने डिसाइड किया कि मैं आर्किटेक्चर खुद ही सीखूँगा। वाइल डूइंग ऑड जॉब्स टू पे द रेंट, ही स्क्रूटनाइज्ड द स्ट्रक्चर्स अराउंड हिम। वो कोई छोटे मोटे नौकरी करता रहता था अपने घर का किराया देने के लिए, लेकिन उसी दौरान आसपास की जो स्ट्रक्चर्स होती थी, बिल्डिंग होती थी, जो भी, उनको देखता था, ध्यान से स्टडी करता था। ही बोरोड आर्किटेक्चर बुक्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रेड अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मटीरियल, टेक्निक्स एंड स्टाइल। वो अपने दोस्तों से बिल्डिंगों की आर्किटेक्चर की किताबें उधार लेता था पढ़ने के लिए, और इसके साथ ही साथ वो भी ये भी देखता था, पढ़ता था कि कैसे मटीरियल इवॉल्व हुआ। हम लोग जो यहाँ गए थे ना जैसलमेर, वहाँ पर 90% पुरानी बिल्डिंगें जो थी वो पत्थर की बनी होती थी, पत्थर की। यहाँ तक कि जो होटल में भी रुके थे वो भी पत्थर का था, और उस ज़माने में सीमेंट नहीं यूज़ होता था। पता है कैसे करते थे? बस पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिया बस, और इसके बीच में लोहा लगा देते थे तो वो लॉक हो जाता था बस। तो ऐसे ही, लेकिन अब सीमेंट यूज़ होता है, ईंट यूज़ होता है, तो इसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ मटेरियल। धीरे धीरे जो सामान यूज़ हो रहा है वो इवॉल्व हो रहा है, पहले कुछ और होता था वो। तो उसने वो भी पढ़ा, टेक्निक्स पढ़ा कि पहले कैसे काम होता था, अब कैसे, और अलग अलग स्टाइल्स को पढ़ा। अच्छा, अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ड्राइंग करनी होती है। उसके पास सामान नहीं था ड्राइंग करने के लिए, तो जो भी किताबें वो लाता था उसी के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर हाथ चला चला करके बनाता था। पूरी की पूरी किताब काली हो जाती थी, पैसे नहीं थे ना अलग अलग कॉपियों की, तो उसी में वो अपना बना के, जब तक काला ना हो जाए किताब तब तक वो ड्राइंग करता रहता था। इवेंचुअली एंड्रू हैड टॉट हिमसेल्फ इनफ टू अर्न एन आर्किटेक्चर लाइसेंस। और पता नहीं क्या बाहुबली रहा होगा भैया सीखने के लिए, इतना सीख लिया कि उसको आर्किटेक्चर का लाइसेंस मिल गया। इम्तिहान दिया होगा, उसके बाद लाइसेंस मिल गया। बाय द टाइम अर्थक्वेक हिट कोबे इन 1995, he had designed dozens of buildings there on an octave fault line। और जब 1995 में कोबे में जब अर्थक्वेक आया था तो उसने बहुत से बिल्डिंगें डिज़ाइन की थी, ख़ास तौर से उसी ऑक्टेव फॉल्ट लाइन पर। फॉल्ट लाइन होता है धरती का वो लाइन जिस पे अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो उसी लाइन पर इसने बहुत से घर बनाए थे। ट्रेजिकली व्हेन द आफ्टरनून सबसाइडेड, मोर देन 6,000 पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइफ्स। और जब दोपहर हुई, जब शॉक ख़त्म हुआ, कमोशन ख़त्म हुआ, तब देखा 6,000 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी थी, मर गए थे उस भूकंप में। एंटायर नेबरहुड वर डिस्ट्रॉयड एंड ओवर 2 लाख बिल्डिंग्स वर इन शैम्बल। पूरा का पूरा मोहल्ला ख़त्म हो गया था, 2 लाख बिल्डिंग शैम्बल हो गए थे, धराशाही ढेर हो गए थे। दिल टूट चुका था इसका, और उसने फिर भी सर्वे करता रहा, जो कुछ भी वहाँ पर बर्बादी हुई थी उसको ध्यान से देख रहा था। ही वेंचर्ड ओवर रोड्स दैट हैड स्प्लिट इन हाफ एंड मैन्यूवर्ड अराउंड पावर लाइन्स दैट वर स्टिल इन फ्लेम्स। वो उन रोडों पर जाकर देख रहा था जो आधी हो गई थी, कट कर 2 पार्ट में हो गई थी, और अभी भी उन पावर लाइन्स को देख रहा था जो अभी तक जल रही थी आग से। और एक 10 स्टोरी बिल्डिंग थी,
उसके कचरे के ऊपर, ढेर के ऊपर वो चढ़कर गया देखने के लिए। रिमार्केबली नॉट अ सिंगल वन ऑफ एंडोज 35 बिल्डिंग्स हैड कोलैप्स्ड। लेकिन पता नहीं कैसा उसने बिल्डिंग बनाया था, 35 बिल्डिंग बनाई थी और उन 35 में से एक भी बिल्डिंग टूटी नहीं थी। 2 लाख बिल्डिंग टूटी। बड़े बड़े आर्किटेक्चर स्कूल और कॉलेज से पढ़ करके जो लोग निकले थे उनकी बिल्डिंग टूटी, लेकिन किसकी नहीं टूटी? एंडो तदाओ की। वो अपनी बिल्डिंग को ध्यान से देख रहा था, इंस्पेक्ट कर रहा था, उसको एक क्रैक भी नहीं मिला, एक दरार भी नहीं मिली। जब मैंने ये चीज़ सुना था ना, मैंने कहा यार भगवान, अभी भी तुम्हारे घर में देर है, अंधेर नहीं है। अगर मैं किसी कॉलेज में नहीं हूँ कुछ पढ़ने सीखने के लिए, कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, तो भी मैं सीख सकता हूँ। अगर एंडो जैसा इंसान सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। तदाओ एंडो दुनिया का अकेला एक आर्किटेक्ट है जिसको 4 फील्ड अवार्ड मिले हैं। 4 अलग अलग टाइप के अवार्ड्स होते हैं, वो चारों इसको मिले हैं। कभी भी एक इंसान को चारों नहीं मिले हैं। तदाओ को कहा जाता है मास्टर ऑफ लाइट एंड कंक्रीट, के रोशनी और कंक्रीट समझते हैं, सीमेंट और ये सब चीज़ का ये मास्टर है। इतना अच्छे से ये इन दोनों का इस्तेमाल करता है कि बिल्डिंग के अंदर बहुत खूबसूरत रोशनी होती है और बिल्डिंग मजबूत भी होती है। और साथ ही साथ इसको लोग एक तरह से पूजा करते हैं कि ये मिनिमलिस्ट बिल्डिंग बनाता है। मिनिमलिस्ट मतलब कम से कम उसमें डिज़ाइन होगी, एकदम सिंपल बिल्डिंग होगी। घर से लेकर के मंदिर, मंदिर से लेकर के म्यूज़ियम तक बनाए हैं इसने। और जब आप इनकी बिल्डिंग को देखेंगे तो वो सब आसपास की नेचर को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। जैसे हम कभी अगर पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ नेचर ही नेचर है, अच्छा लगता है नेचर। तो इसकी बिल्डिंगों में ऐसा फीलिंग आती है कि आसपास का नेचर और ज़्यादा बढ़ के दिखाई दे रहा है। इसकी बिल्डिंग के लिए बोला जाता है कि वो अर्थक्वेक प्रूफ है, भूकंप प्रूफ है। एंड हिज डिज़ाइंस हैव बीन कॉल्ड विजुअल हाइकूज़। और इसकी जो डिज़ाइन है उसको कहा जाता है विजुअल हाइकू। हाइकू जानते हैं क्या होता है? हाइकू जापानीज़ पोएम है जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धा के जो टीचिंग्स के ज़ेन मॉन्क्स होते थे, वो अपने शिष्यों को दिया करते थे कि इसके ऊपर ध्यान करो, ध्यान करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एनलाइटन हो जाओगे। जैसे बोलते थे कि अच्छा एक बुद्धिस्ट हाइक्यू है, एक हाथ की ताली की आवाज़ पे ध्यान लगाओ, एक हाथ की ताली। अब ताली तो 2 हाथ से बजती है, नहीं गुरु कहेगा नहीं एक हाथ। और अगर साइलेंस बोला तो डांटते थे, नहीं कुछ बोलना नहीं है, रियलाइज़ करो उसको। ऐसे हाइक्यूज़ बहुत मिस्टिकल पोएम है। उनका काम खाली आपको मोटिवेट करना नहीं है, उसका काम है आपको एनलाइटेंड करना। तो इसकी बिल्डिंगों को देखो तो कहा जाता है आँख से आप देखते रहोगे और आपको बड़ा मेडिटेटिव लगेगा, ध्यान टाइप का लगेगा। When I considered the traits of great architects, the first quality that came to my mind was perfectionism. हमारे ऑथर कहते हैं जब मैंने बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स का काम के बारे में सोचा कि इनके अंदर कौन सी क्वालिटी होती होगी, तो मेरे दिमाग में एक ही शब्द आया, परफेक्शनिज़म। मतलब जैसे हमारे वैभव जी हैं, वो फिल्म तब बनाएंगे जब परफेक्ट स्टोरी होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा तब बनाएंगे ना। परफेक्ट मतलब होता है कि कोई गलती नहीं होना। भाई बिल्डिंग बना रहे हैं तो कोई गलती छोड़ नहीं सकते आप। बेचारा ठेकेदार आया था, जब डिप्रेशन में था तो बोलता है मुझे रात को सपने में दिखाई देता है, दिन में बैठा रहता तो चिंता होती है कहीं ऐसा तो नहीं कोई पिलर टूट गया जो मैंने घर बनाई है, चिंता होती है। इसलिए आर्किटेक्ट को कहते हैं कि परफेक्शनिज्म होना चाहिए उनके अंदर। ये बड़ा मेहनत लगता है, पेन्स टेकिंग अटेंशन चाहिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है ताकि एक एस्थेटिक मास्टरपीस बना सकें। एस्थेटिक मतलब जो दिखने में बड़ी खूबसूरत हो। जैसे हमको ये घर के बारे में बहुत कमियां दिखाई देती हैं, हमको लगता है ये ड्राइंग रूम में कोई लाइट नहीं आती, सब अंधेरा है, खाली बाहर लाइट आती है, अंदर नहीं आती, और खूबसूरत हो सकता था। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन बड़ा एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत है, हालांकि बिल्डिंग बड़ी पुरानी टाइप के हैं, लेकिन चारों तरफ दीवारें दरवाजे। तो आदमी को बहुत ध्यान देना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ पे ताकि आप एक खूबसूरत मास्टरपीस तैयार कर सको। और हाँ भाई, आपको अर्थक्वेक प्रूफ बनाना है तो उसके लिए तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। हर चीज़ सही करने के लिए अगर आप सनकी नहीं हैं तो आपकी डिज़ाइन फ्लॉड होंगी, उसमें कमियां होंगी और आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। बट देन आई लर्नड दैट टू बी अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्किटेक्ट्स हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइज़। ऑथर कहते हैं लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा नहीं कर पाते वो लोग, परफेक्ट नहीं बना पाते। अगर उनको अनकॉम्प्रोमाइजिंग होना है, उनको बहुत अच्छी बिल्डिंग बनानी है, तो भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मतलब कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं।
एंड आई केप्ट हियरिंग दैट नो वन डिड बेटर दैन टडाई आंडो। और मैंने बार बार लोगों से सुना, यार कमियां तो हर किसी के काम में होती हैं, लेकिन कमियों के साथ में बिल्डिंग तैयार करना सबसे अच्छा काम कौन करता है? तदाए आंडो। नाम बुलाओ। तदाए आंडो। आंडो इज एस्टीम्ड फॉर हिज एबिलिटी टू मेक मोस्ट लिमिटेड स्पेसेस विथ लिमिटेड बजट्स। आंडो को कहा जाता है कि कम से कम जगह दे दीजिए उसको और कम से कम पैसा दे दीजिए, तब भी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बना लेगा। ही इज ओनली एबल टू डू दिस बिकॉज ही फुल्ली रिजेक्ट्स द नोशन ऑफ परफेक्शनिज्म। और वो इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि वो बोलता है परफेक्शनिज्म गया भाड़ में। वो परफेक्ट चीज़ें बनाता है, लेकिन जो आइडिया है परफेक्शन का वो उसको बोलता है भाड़ में जाओ। ही नोज दैट टू बी डिसिप्लिन्ड इन सम एरियाज वी हैव टू लेट गो अदर्स। उसको पता है कि अगर किसी किसी एरिया में हमको अच्छा करना है तो बाकियों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे शिरीष को दिक्कत है कि कैसे नंबर भी पा जाऊं और अपने सब्जेक्ट समझ भी लूं। आपको अगर सब्जेक्ट समझना है तो बहुत बार नंबर शुरू में नहीं मिलेंगे। अगर नंबर पाना है तो आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा और सब्जेक्ट नहीं समझ पाएंगे। तो एक तरह से एक को पाने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वन ऑफ हिज स्पेशलिटीज़ इज बीइंग डिसिप्लिन्ड इन डिसाइडिंग व्हेन टू पुश फॉर द बेस्ट एंड व्हेन टू सेटल फॉर गुड इनफ। और एंडो की एक खासियत है कि वो परफेक्ट चीज़ कब आपको बेस्ट के लिए अभी और कोशिश करना है, पुश करना है, नहीं अभी अच्छा नहीं हुआ और कब आप ये कहेंगे नहीं और नहीं बस। कहाँ पर लोगों को लगे कम है, ख़राब है, बोलेगा नहीं अभी भी ठीक है ये और कुछ नहीं करना। और कहाँ पर बाकियों को लगता है हो गया छोड़ दो, बोलेगा नहीं और करो। ये वो सबसे अच्छा करता है। फॉर हिम दिस ऑफन मीन्स प्रायोरिटाइजिंग ड्यूरेबिलिटी एंड डिज़ाइन वाइल कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कंफर्ट। अब ये उल्टा है, हमने जो घर बनाया है वो कंफर्ट के हिसाब से। कंफर्ट मतलब घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। अभी हमने घर ऐसा बनाया था कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, 8 महीने गर्मी होती है, तो घर के अंदर में ठंडा रहे, ऐसा हमने घर बनाया था। लेकिन ये बोलता है जब मैं घर बनाता हूँ तो मैं डिज़ाइन और ड्यूरेबिलिटी पे ध्यान देता हूँ। ड्यूरेबिलिटी मतलब लंबा समय तक चलना चाहिए और उसकी दिखने में खूबसूरत लगना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्ट पे बहुत ध्यान नहीं देता हूँ। हिज सिग्नेचर स्टाइल इज़ मेटिकुलस इन फॉर्म बट लेस एग्जैक्टिंग ऑन फंक्शन। और उसका स्टाइल ये है, जब उसके बिल्डिंग्स को देखेंगे कि देखने में तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन बहुत बार फंक्शन वैसा नहीं करता, मतलब काम का नहीं होता, बहुत दुखदाई होता है उसकी बिल्डिंगों में रहना। मेटिकुलस मतलब हर छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देना। अगर चाय बना रहे हैं तो अदरक कितना पड़ेगा, चाय की पत्ती कितनी पड़ेगी, चीनी कितनी पड़ेगी, एक आधा चौथाई चम्मच भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। When Ando designed his second house, the entire lot was less than 200 square feet. जब एंडो ने अपनी ज़िंदगी का दूसरा वाला घर डिज़ाइन किया तो उनके पास पूरा जगह कितना था? 200 स्क्वायर फीट। जानते हैं कितना होता है 200 स्क्वायर फीट? ये 6000 है अपना वाला ये घर। इस कमरे से थोड़ा सा बड़ा, ये है करीब 15 फीट होगा बाई 10 फीट, तो 150 स्क्वायर फीट हो गया। थोड़ा सा और ले लीजिए आप, 200 स्क्वायर फीट था। इतना उसके पास जगह थी पूरा घर बनाने के लिए। द कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्पेस मेंट दैट इवन इफ ही सॉट परफेक्शन इट वुड बी अनअटेनेबल। अब जगह इतनी कम थी कि अगर उसको परफेक्ट घर बनाना था तो नहीं हो सकता था, घर की जगह बहुत कम थी। ही हैड टू सेटल फॉर डिज़ाइन विद सम फंडामेंटल फ्लॉज। इसलिए जब वो डिज़ाइन बनाएगा इस बिल्डिंग का तो कुछ न कुछ फंडामेंटल फ्लॉज होंगे। मतलब फंडामेंटल मतलब क्या होता है? बेसिक। फंडामेंटल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वर्ड मुझे डॉक्टर सिद्धांत ने कहा था जब मैंने उसको कहा यार तुम पढ़ने में इतने जीनियस कैसे हो, क्योंकि सबसे इंडिया का बेस्ट कॉलेज मिला उसको MBBS के लिए, उसके बाद बेस्ट कॉलेज मिला PG के लिए, उसके बाद बेस्ट कॉलेज मिला सर्जरी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के लिए। तो उसने यही कहा था, क्या कहा था? तो सर मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था, मेरा फंडामेंटल क्लियर था। ये फंडामेंटल क्या होता है? सबसे छोटी से छोटी, सबसे बारीक से बेसिक चीज़। उनका बेस क्लियर था। फंडामेंटल मतलब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ ग्रेविटी, तो आप तो समझते हैं ग्रेविटी, आप भी समझते हैं? नहीं, आप समझते हैं क्या? ग्रेविटी मतलब ये जैसे धरती अपनी तरफ खींच रही है, इस ताकत को बोलते हैं ग्रेविटी। बहुत अच्छा।
अब मैं आपसे थोड़ा सा और मुश्किल चीज़ पूछूंगा, ऐसी चीज़ जो मुझे खुद नहीं पता। फिजिक्स में एक चीज़ होती है एंट्रोपी, वेक्टर या एंट्रोपी, वेक्टर खासतौर से, या फोर्स या वेलोसिटी या स्पीड। ये सब चीज़ें मुझे इम्तिहान में लिखने के लिए रट के दे देता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि वेलोसिटी में और स्पीड में क्या अंतर है। वेलोसिटी में बस आपका डायरेक्शन होता है। तुम्हें फंडामेंटल क्लियर है, मुझे नहीं क्लियर था, और अभी तुमने मुझे बता दिया, फिर भी दिमाग में अभी तक समझ में नहीं आया। मैं ऐसे लिख के आता था कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, स्पीड में नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन क्यों होता है, ऐसे दिमाग में सवाल आता था। फंडामेंटल जब क्लियर होता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर पाते हो। जैसे हमारा हिंदी का फंडामेंटल क्या है, तो चीज़ें समझ में आती है, हिंदी में कुछ बोलता है तो। हाँ, जैसे मेरा फंडामेंटल स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी क्लियर है। आज मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसने बुद्ध के ऊपर लिखा है, मुझे दिख रहा था उस ऑथर को ही फंडामेंटल क्लियर नहीं है रियल ट्रूथ का, रियलिटी का। किताब बहुत अच्छी लिखी है उसने। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका फंडामेंटल क्लियर हो तो तब तक पूछते रहिए सवाल कि ये क्या है, क्या है, क्या है, जब तक आपका फंडामेंटल क्लियर ना हो जाए। लेकिन इसमें फंडामेंटल फ्लॉज कह रहा है मतलब? हाँ, मतलब कोई फंडामेंटल फ्लॉज होगा जो किताबों में लिखा गया है कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, तब भी गलती होगी। रूल्स, हाँ, आर्किटेक्चर में कुछ रूल्स हैं, फंडामेंटल रूल्स, वो उसमें गलतियां होंगी क्योंकि जगह बहुत छोटी थी, उसके पास 200 स्क्वायर फीट था। ही बिल्ट अ टाइनी कंक्रीट बॉक्स विदाउट एनी विंडोज। तो उसने बिल्डिंग बनाई, एक छोटा सा कंक्रीट बॉक्स, ऐसा लगता था कोई डब्बा, उसमें एक भी खिड़की नहीं। देयर वॉज ओनली अ स्काई लाइट एट द टॉप। केवल उस बिल्डिंग में ऊपर छत पे स्काई लाइट था, ऊपर से छत से रोशनी आ रही थी। आफ्टर सेटिस्फाइंग द मिनिमम कंडीशन ऑफ वेंटिलेशन, लाइटिंग एंड एक्सपोजर टू सनलाइट एंड टू रिफ्लेक्टेड, आई थॉट द क्वेश्चन ऑफ फंक्शनलिटी कुड बी लेफ्ट टू द इनहिबिटेंट। 3-4 चीज़ चाहिए होती हैं घर में। एक चाहिए होता है वेंटिलेशन, हवा का आना जाना, दूसरा चाहिए होता है लाइट का आना जाना, और तीसरा एक्सपोजर टू सनलाइट, कि धूप कितना आएगी आपके घर में। वो तीनों चीज़ें उसने अपने हिसाब से कम जो हो सकता था दिलवा दिया। उसके बाद बोला ये बिल्डिंग कितना यूज़फुल होगी वो तो घर वाला अपने आप डिसाइड कर लेगा, वो मेरी चिंता नहीं है। अब सुनिए, उस घर में ऐसा बना दिया इसने, टू गेट फ्रॉम वन बेडरूम टू अदर यू हैड टू वॉक थ्रू अ कोर्टयार्ड विदाउट सीलिंग एंड ब्रेव द एलिमेंट्स। उसने ऐसा घर बनाया कि अगर आपको एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाना है तो आपको बीच में छत के बिना एक जगह से जाना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसा घर है, अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो बीच में कहीं, अभी तो ये पूरा घर एक है, अगर बारिश होगी तो हम आराम से एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए बीच में खाली छत था, ऐसा बनाया था इसने। ऑन अ रेनी डे यू हैड टू कैरी एन अम्ब्रेला ऑन इन योर ओन हाउस। अगर बारिश हो रही है तो उस दिन, बारिश के दिन, एक घर के मालिक को छाता लेकर के अपने घर में घूमना पड़ता था। ऊपर पूरा ओपन था। अब मुझे पता नहीं, इसको देखना पड़ेगा। नहीं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होगा तो, बोला ना, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होगा तो। When the project was submitted for the architectural prize, the judge wrote, "The award should be given to the brave owner who is living and surviving in this environment." और बाद में इस डिज़ाइन को अवार्ड मिलने के लिए दिया गया कि इतना खूबसूरत अवार्ड डिज़ाइन बनाया है। तो जज बोलता है बहुत बढ़िया है, अवार्ड मिलना तो चाहिए लेकिन अंडाओं को नहीं मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? उस घर के मालिक को, क्यों कैसे रह पा रहा है इस घर में। मतलब फंक्शन नहीं था उसमें, कायदे का फंक्शन नहीं था वो, केवल खूबसूरत था वो। एंडो एक्सेप्टेड दो शॉर्टकमिंग्स बिकॉज ही वॉज अनविलिंग टू सैक्रिफाइस हिज विजन ऑफ बीइंग एन अर्बन गुरिल्ला। एंडो कहता था ठीक है, मेरी बेइज्जती करना है कर लो, लेकिन मैं रहूँगा अर्बन गुरिल्ला। गुरिल्ला के बारे में कहा जाता है बाकियों की तरह नहीं बिहेव करता, वो अकेला रहता है, तो मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा बिल्डिंग। He wanted to create a well-designed, durable oasis smack in the center of city. वो चाहता था एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाए, एक ऐसा बिल्डिंग बनाए जो बहुत दिन तक सर्वाइव कर सके सेंटर के एकदम बीचों बीच, सिटी के एकदम बीचों बीच। By closing off the wall to the outside world, he was protecting the home from ugliness and uproar. जब उसने पूरी दीवारें बंद कर दी, एक भी खिड़की नहीं रखी, तो वो कहीं ना कहीं बाहर का कचरा, क्योंकि शहर के बीचों बीच बना रहा था। आज अगर आप अपने खिड़की में से बाहर देखें तो क्या दिखाई देगा? सामने वाले का घर दिखाई देगा। ऐसा बिल्डिंग हो चुका है। वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, वो चाहता केवल छत से लाइट आए। बाई ओपनिंग एन इंटीरियर पैशियो टू द स्काई अबव, ही वॉज कनेक्टिंग द होम विद द स्प्लेंडर ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ द नेचर। जब उसने उस घर को
ऊपर से जोड़ा छत से, तो ये चाहता था कि नेचर की खूबसूरती, जो आकाश की खूबसूरती है, उसको बिल्डिंग में मिल सके। डिस्पाइट द डेफिशिएंसीज द रो हाउस वॉन अ मेजर प्राइज एंड लॉन्च्ड हिज करियर। इसके अंदर, घर के अंदर ढेर सारी कमियां थी, लेकिन इन कमियों के बावजूद क्या हुआ, उस घर को एक बड़ा प्राइज़ मिला और इस आदमी को अपना करियर खुल गया। क्योंकि लोग देखते हैं ना बिल्डिंगों को, तो बिल्डिंग आँख पकड़ती है लोगों की, अरे यार ये बड़ी खूबसूरत है। रहना तो धीमे धीमे आप एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन खूबसूरती और ड्यूरेबिलिटी इसके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ड्यूरेबिलिटी मतलब मजबूत होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए। वी यूजुअली एसोसिएट एस्थेटिक्स एंड टेक्निकल प्रोग्रेस विद ड्राइव फॉर फ्लॉलेस रिजल्ट। अब धीमे धीमे जो हमारा चैप्टर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम। अब तक दिखाया कि एक आदमी है जो खुद अनपढ़ था, खुद से अपने आप को एक प्रोफेशनल डिग्री दी और बाकी प्रोफेशनल से भी बेहतर काम सीखा उसने। अब आपको बताएंगे कि जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना हमसे नहीं हो पाएगा, वो मुश्किल काम है, क्योंकि वो जो आदमी परफेक्ट होगा उसी से होगा। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी आदमी, वो उसी से होगा। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्शनिज्म के ऊपर चोट लग रही है, क्योंकि मैं भी आज जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो एकदम इम्परफेक्ट है। अगर कोई आदमी, किसी कॉलेज का प्रोफेसर मेरी वीडियोस को देखेगा तो बोलेगा ये क्या बकवास है, तुम्हें आता नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं आता, फिर भी तुम पढ़ा रहे हो। लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा भी जो काम है वो परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बीच का एक स्पॉट है। तो कह रहे हैं जब आप कोई बिल्डिंग को खूबसूरती बनाना चाहते हो तो उसमें टेक्निकल प्रोग्रेस देखते हो और फ्लॉलेस रिजल्ट चाहते हो, मतलब वो टेक्निकली एकदम सही चीज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर छत में कंक्रीट पड़ता हो तो कंक्रीट न डालें, छत टूट जाएगी। अगर आप लोहा नहीं लगाते हो छत टूट जाएगी। कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि ठेकेदार बता रहा था कि जिनको नहीं पता है ना छत कैसे पड़ते, वो बिल्डिंग टूट जाते हैं। बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो फ्लॉलेसनेस चाहिए आपको, टेक्निकली सही होना चाहिए और फ्लॉलेस होना चाहिए। फ्लॉलेस मतलब कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। As I have studied the habits of great designers, dancers and divers, though I have come to understand that unlocking hidden potential is not about pursuit of perfection. ऑथर कह रहे हैं मैंने बहुत से लोगों को स्टडी किया, डिज़ाइनर्स को स्टडी किया, डांसर्स को स्टडी किया और डाइवर्स तो ये खुद थे, ये बहुत हाई लेवल के स्विमिंग पूल में डाइविंग करते थे, चैम्पियन थे ये। बोलते मैंने डाइवर्स को भी स्टडी किया। और आपको परफेक्शनिज्म नहीं चाहिए अगर आपको अपना टैलेंट चाहिए। अगर आप अपना टैलेंट खोजना चाहते हो तो उसमें परफेक्शनिज्म नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। टेलरिंग फ्लॉज इजंट जस्ट समथिंग नोवाइज नीड टू डू। आपको केवल अपनी फ्लॉज को टेलर करना आना चाहिए। क्या है ये? अपनी कमियों को, अगर कमियां हैं तो उसको काट काट के हटा सके। टेलर करता क्या है? कपड़े काटता है। तो आपके अंदर जो कमियां हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में कमी है, तो उस कमी को कम करते जाइए। बस आप परफेक्ट नहीं कर सकते, आप शुरू कर सकते हैं। जैसे इलॉन मस्क कहता है कि जब आप कोई कंपनी बनाते हैं तो वो 100% गलत होती है, उसके अंदर धीमे धीमे गलतियों को कम करते हैं आप। एक ड्राइवर गाड़ी चलाना शुरू करता है तो 100% गलत तरीके से गाड़ी चलाता है, फिर धीमे धीमे वो अपनी कमियों को कम करते जाता है। तो आपको अगर अपना टैलेंट खोजना है तो आपको अपनी कमियां क्या करना है? कम करते जाना है, टेलर करना है। यही तरीका है एक्सपर्ट बनने का और अपने किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करने का। द मोर यू ग्रो द बेटर यू नो विच फ्लॉज आर एक्सेप्टेबल। जैसे जैसे आप ग्रो होते जाते हैं वैसे वैसे आपको मालूम पड़ते जाता है कि कौन कौन सी गलतियां एक्सेप्टेबल हैं। तो हम में से ज़्यादातर लोग अपना टैलेंट इसलिए नहीं खोज पाते क्योंकि हमको लगता है कि यार इस काम में मैं एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, और इसीलिए हम शुरू ही नहीं करते उसको करना। गलतियाँ करने के लिए हम रेडी नहीं होते। अभी इसी के बाद हम लोग कल पढ़ेंगे व्हाट स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स गेट रॉन्ग। जो स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो क्या गलती करते हैं, क्यों वो अपना टैलेंट नहीं खोज पाते। सालों साल तक एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्लास में टॉप करते हैं, मेरिट पाते हैं, लेकिन अपना टैलेंट नहीं खोज पाते। टैलेंट क्या होता है? जिस काम में आप अच्छे तो हैं लेकिन साथ ही साथ उस काम को आप एंजॉय करते हैं। ऐसे लोग कृष्ण टाइप के लोग होते हैं। बांसुरी बजाते थे कृष्ण, उनको ग्रैमी अवार्ड नहीं मिलता था, बस लोग आते थे, उनकी बांसुरी सुनते थे, खुश होते थे। तो हम लोग अभी कल फिर से पढ़ेंगे द इम्परफेक्शनिस्ट्स, कैसे आप परफेक्ट और इम्परफेक्ट का बीच का क्या
स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट, खाने में भी ऐसे ही करते हैं हम, स्वीट स्पॉट खोजते हैं। नमक अभी कम है, अभी कम है, अरे ज़्यादा हो गया, ना ज़्यादा ना कम, बीच का स्वीट स्पॉट, इसलिए उसको स्वीट स्पॉट बोला गया है। स्वीट स्पॉट मैंने एक जगह और पढ़ा था स्ट्रैटेजी में, कि जो कंपनीज होती हैं जो गाड़ियाँ बनाती हैं, मर्सिडीज़ के लिए बोल रहा था कि अगर वो कार 50 लाख की है, 1 करोड़ की है, तो ज़रूरी नहीं कि जो आदमी खरीद रहा है कार वो 1 करोड़ रुपए दे ही दे। उस गाड़ी में क्या क्या फ़ीचर डालेंगे कि वो मालिक उसका 1 करोड़ देने को तैयार है। प्लस आप वो 1 करोड़ की कार बनाना भी चाहते हैं, क्योंकि वो मार्केट में बहुत कम खरीदार है, ज़्यादातर लोग नहीं खरीदेंगे। तो एक गाड़ी को बनाना और उसका सही रेट खोज पाना, उसका स्वीट स्पॉट खोजना पड़ेगा। कंपनीज़ में, बिजनेस में प्राइसिंग बहुत मुश्किल से लोग कर पाते हैं, सही प्राइसिंग। अगर सही प्राइसिंग पे प्रोडक्ट हो तो बहुत तेज़ी से बिकता है। लोग सोचते हैं अरे यार इस सस्ते, इस रेट पर ये मिल रहा है। जैसे ज़्यादातर किताबें जो मिलती हैं वो 300-400 रुपये की मिलती हैं, लेकिन धीमे धीमे कुछ किताबें हैं जो 1000 रुपये 1500 की मिलती हैं, तो ज़्यादा बिकती नहीं है। जो किताबें ज़्यादा बिकना शुरू हो जाती हैं उसका रेट कम कर देते हैं लोग। जब जेनोगा मैंने पहली बार खरीदी थी, मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया, बुक्स बिकना शुरू हुई, अब पब्लिशर ने उस बुक की रेट कम कर दी है। तो ये स्वीट स्पॉट होता है कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बीच में आप कैसे खोज सकें अपना टैलेंट। ठीक है।